हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग IBSCIO ग्रेड 2 का पेपर करेंगे। इसकी आंसर की आ चुकी है, तो अब टाइम है कि इसके सॉल्यूशन अपन देखें। और आगे आने वाले जो पेपर है जैसे कि CGL मेंस या RRB NTPC CBT 2, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो, और रिपीट ना भी हो तब भी आपकी एक तरीके से जो प्रैक्टिस है वो तो हो ही जाएगी। तो चलिए फिर यहाँ पर अपन सबसे पहले पहले दिन पहले शिफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो मान के चलिए कि 9 दिन अपन को लगेंगे। 9 दिन में अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन 16 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 से। पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 28 आवर। तो देखिए, एक पाइप जो है वो कि किसी टैंक को 24 घंटे में भर देता है, और एक पाइप पूरे भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर देता है। फिर बोला जा रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो 2/3 टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, सो दैट की टोटल कैपेसिटी अपन मान सके। 24 होता है अपने पास 6x4, और 28 होता है 7x4। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6x7x4। तो ये हो गई मेरी टोटल कैपेसिटी। अब इतने लीटर टैंक को ए 24 घंटे में भरता है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा, 10/24, दैट मीन्स 7 लीटर पर आवर। सेम तरीके से इस पूरे टैंक को बी 28 घंटे में खाली करता है, तो हर घंटे कितना खाली करेगा, 10/28, दैट मीन्स की 6 लीटर पर आवर। तो अब आप यहां पे देखिए, जब अपन इन दोनों को साथ में खोलेंगे तो ए जो है वो हर घंटे 7 लीटर पानी डालेगा, और बी जो है वो हर घंटे 6 लीटर पानी निकालेगा, क्योंकि बी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स कि एक घंटे में 7 - 6 मतलब 1 लीटर पानी टैंक में जाएगा। अपन से 2/3 टैंक कितनी देर में भरेगा ये पूछ रहा है। तो इस टोटल कैपेसिटी का अपन सबसे पहले 2/3 निकाल लेते हैं। तो 2/3 इंटू 6x7x4, और हर घंटे में 1 लीटर पानी डालूंगा तो डिवाइड बाय 1। तो यहां पर आप देखिए, 3 से ये 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, और 16 का 7 बार में 112, मतलब टोटल 112 घंटे लगेंगे। सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए, यहां पर आपको 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल है, तो अपन यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपन ऑप्शंस में देखेंगे तो जेड चारों ऑप्शन में सेम है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जेड तो -6 आने ही वाला है, क्योंकि वो चारों में सेम है। उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो फिर तो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ जेड -6 आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, y की वैल्यू वैसे 3 ऑप्शन में सेम है, तो ज्यादा चांस यही है कि y = 2 ही आएगा, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले और तीसरे वाले इक्वेशन की बात करूं तो इसमें मेरे को x और z का कोफिशिएंट सेम दे रखा है। तो 3 - 1 अगर आप करेंगे तो x और z आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल y आपके पास रह जाएगा। तो 3y - y = हो गया 2y, एंड दिस इज इक्वल टू 12 - 8, दैट इज 4। तो y = आ गया आपके पास 2 के बराबर। अब यहां पर z और y आपके पास आ चुका है, तो तीनों में से किसी में भी आप z और y को पुट कर दीजिए और वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन में ही डाल देता हूं, तो 2x प्लस y है 2, और z है -6, दिस इज इक्वल टू 8। तो यहां पर ये 2 से ये 1 बार में, ये 2 बार में, और ये 4 बार में। तो ये आ गया अपने पास -6 × 2 -12 + 1 मतलब -11 = 4। तो x = आ जाएगा 15, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज 84 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज 177 रुपीज। तो यहां पर अपन पेन्स को x मान लेते हैं और पेंसिल्स को y मान लेते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 3x + 7y इज इक्वल टू 84, और 8x + 3y इज इक्वल टू 177। यहां पे अपन से 3 पेन और 3 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब 3x + 3y, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और दूसरी वाली को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। तो पहले में से दूसरे को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x का कोफिशिएंट तो यहां पर सेम आ गया, इस वजह से x तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया। 8 7 या 56, और 3 3 9, 56 - 9 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 47। 47 y = ये हो जाएगा 8 4 32 की 2, 3 कैरी चला गया, 8 8 64, और 3 67, माइनस 7 3 21 की 1, 2 कैरी चला गया, 7 3 21 और 2 23 की 3, 2 कैरी चला गया, 3 एकम 3 और 2 5। तो ये आ गया अपने पास 2 - 1 1, 7 - 3 4, 6 - 5 1। तो ये 47 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में,
तो y इक्वल टू आ गया 3। y मतलब पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गई 3 रुपए। अब यहां पर अपन से पेन की भी पूछ रहा है, तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 21 इक्वल टू 84। तो यहां से 3x इक्वल टू आ गया आपके पास 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6। यहां पर अपन से 3x की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो इसलिए अपन वही रहने देते हैं, है ना। तो ये आ गया 63 प्लस 3y, तो 3 3 9, दैट इज इक्वल टू 72। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 72। बोट ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम टू पॉइंट Q एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखिए बोला जा रहा है कि एक बोट ए है जो कि पॉइंट P से पॉइंट Q की ओर डाउन स्ट्रीम में जा रही है। तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट P है और ये अपना है पॉइंट Q। तो देखिए पॉइंट P से पॉइंट Q डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है कि जो नदी है वो P से Q की ओर बह रही है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब ही ये होता है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में अपन जा रहे हैं। अब ये जो बोट ए है इसकी स्पीड अपन को दे रखी है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर, और नदी की जो स्पीड है वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड दे दी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बोला जा रहा है आफ्टर 2 आवर्स बोट बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट पी गोइंग डाउन स्ट्रीम टुवर्ड क्यू एट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब देखिए 2 घंटे के बाद सेम पॉइंट से बोट बी स्टार्ट हो रही है जो कि क्यू की तरफ जा रही है। इसकी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला जा रहा है कि वंस बोट ए रीचेज पॉइंट क्यू इट इमीडिएटली टर्न्स बैक एंड स्टार्ट्स रिटर्निंग अपस्ट्रीम। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जो बोट ए है ये क्यू तक पहुंची और क्यू से तुरंत रिटर्न हो गई। अब ऑब्वियस है कि अगर डाउन स्ट्रीम में गई है तो वापस आते वक्त वो अपस्ट्रीम में आएगी, क्योंकि नदी की दिशा तो सेम रहेगी, लेकिन उसने अपनी दिशा चेंज कर ली। मतलब अब जिस दिशा में नदी जा रही है उसके विपरीत दिशा में वो आ रही है, तो क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम हो जाएगा। लेकिन बोट बी जो है वो अभी भी डाउन स्ट्रीम में ही है, मतलब वो क्यू तक नहीं पहुंची, वो बीच में ही अभी कहीं है। फिर बोला जा रहा है कि इफ बोथ बोट मीट 6 आवर आफ्टर बोट बी स्टार्टेड एंड द मीटिंग हैपेंड ड्यूरिंग बोट एज रिटर्न जर्नी। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर दोनों बोट बी के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद मिलती है और पी और क्यू के बीच में ही मिलते हैं, मतलब जब बोट ए ने रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी उसके बाद मिलते हैं, तो अपन से पूछा जा रहा है कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जो बोट ए है ये पी से क्यू तक गई और फिर रिटर्न कर गई। मैं मान लेता हूं कि यहां तक वो पहुंच गई होगी और बोट बी जो है वो यहां से यहां तक पहुंची, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये है बोट ए और नीचे वाला है बोट बी। तो अब देखिए यहां पर अपन को पी से क्यू की दूरी निकालनी है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो बोट ए है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कितने टाइम तक ट्रेवल किया। तो बी से वो 2 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी और ये दोनों बोट जो है वो बी के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद मिली। दैट मीन्स कि 6 + 2 मतलब 8 घंटे उसने टोटल कवर किया, और बोट बी जो है उसने टोटल 6 घंटे ट्रेवल किया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि पी से क्यू जाने में उसको x आवर का टाइम लगा होगा बोट ए को। तो x आवर में वो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस तय करेगी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम तो हो गया x आवर और स्पीड कितनी हो गई। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है वो हो जाती है s1 + s2, जहां पर s1 है बोट की स्पीड और s2 है पानी की स्पीड। पानी की स्पीड यहां पर अपन को 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो 10 + 3 दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया पी से लेके क्यू की दूरी। अब दिस इज इक्वल टू मैं कर देता हूं यहां पर ये जो क्यू से रिटर्न हुई बोट ए, तो इसमें इसने कितना ट्रेवल किया। मैंने पी से क्यू जाने में उसको x घंटे लगा और टोटल उसने 8 घंटे ट्रेवल किया। दैट मीन्स कि क्यू से इस मीटिंग पॉइंट तक आने में उसको 8 - x घंटे का समय लगा होगा। ये हो गया उसका टाइम। अब इस बार स्पीड क्या हो गई बोट की, तो देखिए अब जब वो रिटर्न कर रही है तो अपस्ट्रीम में कर रही है, और अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है वो होती है s1 - s2। यहां पर s1 है 10 और s2 है 3, तो 10 - 3 मतलब 7। ये डिस्टेंस हो गया यहां Q से लेके मीटिंग पॉइंट तक का। और P से लेके मीटिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो अपन B के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि B ने पॉइंट P से लेके मीटिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस तय किया, और ये जो डिस्टेंस है उसने 6 घंटे में तय किया, क्योंकि बोला जा रहा है कि बोट भी जब स्टार्ट हुई उसके 6 घंटे बाद वो मिले। दैट मीन्स कि बोट भी 6 घंटे तक ट्रेवल करा। तो 6 घंटे मल्टीप्लाई बाय स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये डाउन स्ट्रीम में ही कवर कर रही है, तो s1 + s2, तो 12 उसकी स्पीड और पानी की स्पीड वही रहेगी 3। पानी की स्पीड तो चेंज होने नहीं वाली, तो 12 + 3 15। तो यहां पर आप देखिए
ये भी है P से लेके Q तक का डिस्टेंस और ये भी है P से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। तो 13x इज इक्वल टू 8 7 जा 56 माइनस 7x प्लस 15 इंटू 6 90, तो ये 7x उधर ले जाते हैं, तो 20x इक्वल टू आ जाएगा 56 प्लस 90 दैट इज 146, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आ गया 7.3 7.3 आवर। अब यहां पर अपन को P से लेके Q का डिस्टेंस निकालना है जो कि 13x था, तो बस 13x आप निकाल लीजिए, x आ चुका है आपके पास, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 7.3, तो 13 3 जा 39 की 9 3 कैरी चला गया, 13 7 जा 91 91 3 94 94.9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि ए बस ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट्स ए जर्नी इन 18 आवर्स, एट व्हाट स्पीड विल इट हैव टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 16 आवर्स। तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि एक बस है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलती है तो 18 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है। 16 घंटे में कवर करने के लिए उसको अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस दोनों में बराबर है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड, तो यहां पर टाइम है 18 घंटे और स्पीड है 40 की, दिस इज इक्वल टू यहां पर टाइम है 16 और स्पीड अपन मान लेते हैं s, तो s की वैल्यू अपन को निकालनी है, दोनों का डिस्टेंस मैंने यहां पे बराबर कर दिया। तो देखिए ये 8 से 5 बार में और 8 से 2 बार में और ये 2 से 9 बार में, तो क्या आ जाएगा 9 पंजे 45, मतलब स्पीड उसको 45 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। 5 consecutive prime numbers a b c d and e are in ascending order if product of a into c into e equal to 1729 and product of b into c into d equal to 2431, find the next prime number to e। तो देखिए बोला जा रहा है कि यहां पर a b c d e ये 5 कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि a जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फिर b a से बड़ा, फिर c b से बड़ा, इस तरीके से कहां तक, a से लेके e तक, a b c d और e। अपन को बोला गया है कि a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई e इज इक्वल टू है 1729 और b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d दिस इज इक्वल टू 2431। तो यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि e के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो यहां पर अगर आप देखिए चेक करेंगे तो a जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर बोला गया है, तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा हो सकता है a। तो 2 से तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर 3 से भी नहीं होगा बिकॉज सम ऑफ ऑल द डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रही, फिर 5 से भी नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है। उसके बाद अपन चले 7 पे, तो देखिए 7 तो नहीं 14, फिर 7 का 4 बार में 28 और 7 7 49, तो मैं बोल सकता हूं कि 7 से जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब a जो है वो 7 है। अब अगर मेरे को a मिल गया तो मुझे कोई सा भी निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोला गया है कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो फिर 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19। अब यहां पर अपन से पूछ रहा है कि e के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो e के बाद क्या आता है 23 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। अब यहां पर आपको ये c e b d ये कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपका इस कंसिक्यूटिव शब्द ने कर दिया। अगर कंसिक्यूटिव नहीं बोला जाता तो फिर अपन को हो सकता है कि चेक करना पड़ता, लेकिन जब कंसिक्यूटिव बोला है तब तो पक्के तौर पे मैं बोल सकता हूं कि यही प्राइम नंबर होंगे। आप चाहे तो अपने तौर पे चेक करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप चेक करने बैठ रहे हैं तो फिर वो बहुत ही गलत अप्रोच है। टू डू ए सर्टेन वर्क एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विथ ए बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। तो देखिए बोला जा रहा है कि ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, जहां पर ए काम की स्टार्टिंग करता है, मतलब पहले दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, इस तरीके से काम चल रहा है। बोला जा रहा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 84 डेज इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 29 2/5 डेज, देन हाउ मच टाइम वुड ए अलोन टेक टू कंप्लीट 10 टाइम्स द ओरिजिनल वर्क। तो देखिए यहां पर अपन को बोला जा रहा है कि बी जो है वो अकेला 84 डेज में काम कर देता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वर्क है वो 84 यूनिट है। अगर बी 84 यूनिट काम को 84 दिनों में करेगा तो हर दिन कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो जो बी की एफिशिएंसी है उसको मैंने 1 मान लिया और ए की एफिशिएंसी को मैं x मान लेता हूं, तो ये आ गया x और 1। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये हर 2 दिन में x प्लस 1 यूनिट काम करेंगे और जो टोटल काम है वो 29 2/5 दिनों में खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 29 2/5 है इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 28 प्लस 1 प्लस 2/5। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 28 जो है वो 2 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसमें से
2 के मल्टीपल को अलग किया, बिकॉज हर 2 दिन में x+1 काम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 28/2 मतलब 14, मतलब x+1 कितनी बार आएगा, 14 बार आएगा। तो x+1 इंटू 14 हो गया। ये हो गया 28 दिन में किया गया काम, इतना काम 28 दिन में हो गया। फिर एक दिन ये किसका नंबर आएगा, तो देखिए ये ए का नंबर आएगा, क्योंकि इनके पेयर बन गए। अब जो बारी आएगी वो ए की आएगी, और ए जो है एक दिन में x यूनिट काम करता है। फिर हो गया 2/5। अब ये 2/5 के लिए कौन आएगा, तो बी आएगा। बी ने 2/5 काम करा, 2/5 दिन मतलब 2/5 टाइम लिया, और वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 2/5 टाइम में कितना यूनिट काम करेगा, 2/5 ही। मतलब मैं बोल सकता हूं 1 × 2/5, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क, जिसको अपन ने माना है 84 के बराबर। तो यहां पर आप देखिए, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14x + 14 + x + 2/5 इक्वल टू 84। तो देखिए 15x इक्वल टू हो गया 84 - 14 करेंगे तो 70, 70 - 2/5, तो ये आ गया 350 - 2 मतलब 348/5। तो 15 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार में, 3 से ये अपना चला जाएगा 1, 1 और 6। तो x इक्वल टू आ गया 116/25। ये हो गई ए की एफिशिएंसी। अब बोला जा रहा है कि ए अकेला 9/10 गुना काम कितने दिन में कर देगा। तो देखिए काम तो था अपने पास 84 यूनिट, इसका 9/10 अगर आप निकालेंगे तो 10 दूनी 20 और 9 29/10। तो इसका 29/10 काम करना है अपन को, और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 116/25। तो यहां पर आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो 29 से चला जाएगा 4 बार में, 5 से 2 बार में, और 5 से 5 बार में। फिर 4 दूनी 8 होता है अपने पास, 8 से मैं सीधा इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, ये आ जाएगा 10.5। ये 5 ऊपर चला गया, तो 10 पंजे 50, तो ये आ गया आपके पास 52.5, मतलब 52.5 डेज। ऑप्शन नंबर डी। इन ए मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:3। तो देखिए यहां पर अपन को मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर दे रखा है, जिसकी टोटल क्वांटिटी 120 लीटर है, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3। तो यहां पर मैं सबसे पहले मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकाल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि 2:3 है, दैट मीन्स 2 + 3 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 120। 5 से अगर आप इसको काटोगे तो 24 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। तो मिल्क जो है वो हो जाएगा 24 दूनी 48 लीटर, और वाटर जो है वो हो जाएगा 24 × 72 लीटर। अब यहां पर अपन ने क्या करा, 40 लीटर मिक्सचर निकाला, लेकिन फिर 40 लीटर मिल्क भी ऐड कर दिया। तो सबसे पहले 40 लीटर मिक्सचर जो निकलेगा वो 2:3 के रेशियो में निकलेगा। तो सबसे पहले 2:3 रेशियो अगर आप लेंगे 40 लीटर का, तो फिर से 2 + 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 का 8 बार में। तो 8 दूनी 16, मतलब 16 लीटर तो मिल्क निकला, और 8 × 24 लीटर वाटर निकला। लेकिन अपन ने 40 लीटर मिल्क ऐड किया, तो यहां पर आप 40 लीटर मिल्क भी ऐड कर दीजिए। तो देखिए 8 में से गया 2, 4 में से गया 3, 3 और 4 7। तो जो अब मिल्क है वो हो गया 72 लीटर, और वाटर की अगर मैं बात करूं तो 12 में से 4 गया, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 48 के बराबर। तो अब यहां पर आप देखिए, जब आप नेक्स्ट टाइम 40 लीटर निकालेंगे तो वो 72 रेशियो 48 के, मतलब 72 48 के रेशियो में निकलेगा। 72 48 क्या हो गया, एक तरीके से इसका रिवर्स हो गया। मैं बोल सकता हूं कि 3:2 बन गया। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं अब 40 लीटर निकालूंगा तो पहले 16 लीटर मिल्क निकला था, लेकिन अब 16 लीटर वाटर निकलेगा, और पहले 24 लीटर वाटर निकला था तो अब 24 लीटर मिल्क निकलेगा, बिकॉज रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि 40 लीटर मिल्क मिला रहे, तो फिर से 40 लीटर मिल्क मिलाया आपने। तो यहां पर ये जो टोटल मिल्क आपके पास बचा वो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 4 और 4 8। तो जो टोटल मिल्क आपके पास बचा मिक्सचर में वो बचा 88 लीटर। और अगर वाटर की बात करें तो 8 में से गया 2, 4 में से गया 3, 32 लीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। The cost price of an article is 440 rupees and its mark price is 660 rupees. If the seller allows a 20% discount on the market price, what will be his profit percentage? तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आपके पास आएगा, ये मैं बोल सकता हूं कि 1 0 तो कैंसिल आउट हो ही गया, फिर ये 22 से 2 बार में और 22 से 3 बार में, तो जो रेशियो है वो बन गया 2:3। और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 20% का मतलब हो गया 1/5,
मतलब कि 5 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस बन गई 5 रुपए, और 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 4 रुपए। तो यहां पर अपन कंबाइंड इनका रेशियो ले लेते हैं। तो कंबाइंड रेशियो लेने के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ये दोनों आपस में हो जाएंगे 5 तिये 15, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे 4 तिये 12। तो ये आ गया इनका कंबाइंड रेशियो। अब अपन से पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे देखते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेचा है, मतलब 2 रुपए का फायदा 10 रुपए पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा 20%। दैट मीन्स की जो ओवरऑल 20% का फायदा हो रहा है। एन आइटम इज इनिशियली सोल्ड एट 500 रुपीज, इट्स प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू ए सर्ज इन डिमांड। तो देखिए एक आइटम है जो कि 500 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी जो प्राइस है उसको अपन ने 20% बढ़ा दिया, तो प्लस 20%। फिर उसके बाद ए 10% फेस्टिव मार्कडाउन इज अप्लाइड ऑन दी इंक्रीज प्राइस। फिर उसके बाद फेस्टिवल होने की वजह से 10% प्राइस कम कर दिया, तो ये जो इंक्रीज प्राइस है इसी पे अपन 10% कम करेंगे, तो -10%। फिर बोला जा रहा है फॉलोइंग दिस ए 5% सीजनल डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द न्यू रिड्यूस प्राइस। तो जो नया रिड्यूस प्राइस आया उस पर अपन ने और 5% का डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स कि फिर से -5%। उसके बाद बिफोर फाइनल बिलिंग ए सर्विस चार्ज ऑफ 2% इज एडेड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो फाइनल बिल होने से पहले जो डिस्काउंटेड प्राइस था उसके ऊपर अपन ने 2% का सर्विस चार्ज और ऐड कर दिया, तो प्लस 2%। फिर उसके बाद एंड जीएसटी एट 12% इज लिवाइड ऑन द अमाउंट आफ्टर एडिंग द सर्विस चार्ज। और फिर ये जो आया अपने पास सर्विस चार्ज ऐड करने के बाद अमाउंट, इसके ऊपर 12% और जीएसटी लगा, तो और 12%। अपन से बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट चेंज इन द फाइनल बिल्ड प्राइस कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 500 रुपीज। तो जो फाइनल बिल्ड प्राइस है वो 500 रुपए से कितना ज्यादा या कम है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया कितना परसेंट का इंक्रीज या फिर डिक्रीज है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस मेन क्या है यहां पर कैलकुलेशन अच्छी खासी है और दूसरा क्वेश्चन लेंथी है। बाकी क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब यहां पर अपन को ये 5 तरह के डिस्काउंट और मतलब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दे रखे हैं, तो इन पूरे को मिला के अपन को एक सिंगल इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो कैसे निकाले? तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100, जहां पर x1 और x2 उनके साइन के साथ आएंगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, दो दो करके निकालते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इन दोनों को ले ले रहा हूं, +20 और -10, इनका अगर आप मिलाएंगे तो x1 को डाल दीजिए +20, x2 को डाल दीजिए -10, और ये आ जाएगा आपके पास 20 इंटू -10 बटा 100। तो देखिए 20 में 10 गया 10, और ये हो गया आपके पास -200 बटा 100, मतलब -2, तो 10 - 2 8, तो ये आ गया 8%, और प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है। फिर अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये 8 और इस -5, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अपने पास +8% हो गया। इस 8% और इस -5% का एक साथ में निकाल लेते हैं, तो सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अपन यहां पे, तो +8 -5 +8 इंटू -5 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। तो देखिए 8 में से 5 गया 3, और 8 पंजे 40, -40 बटा 100 मतलब आ गया -0.4, और 3 में से अगर आप 0.4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.6। तो ये भी प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल यहां तक अभी 2.6% का इंक्रीज है। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये 2 और 12 का निकाल लेता हूं, बिकॉज ये दोनों इंटीजर हैं, तो इंटीजर का साथ में निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहां पर आप बोल सकते हो +2 + 12 +2 इंटू 12 बटा 100। तो देखिए 2 और 12 हो गया 14, और 12 दूनी 24, 24 बटा 100 मतलब 0.24, तो ये आ गया अपने पास 14.24%, और ये भी आपके पास प्लस साइन के साथ ही आ रहा है। अब देखिए यहां पर अपने पास सब कुछ हो चुका है, बस ये बीच का ये 2.6% और ये जो 14.2% आया, इन दोनों का और अपन को साथ में निकालना है। तो इन दोनों का साथ में निकालते हैं अपन। x1 को मैंने डाल दिया 2.6, और x2 को ये पूरा 14.24 डाल दिया, प्लस 2.6 इंटू 14.24 बटा 100। तो अब आप यहां पे देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा नजदीक में है। ऑप्शन जब इतने नजदीक में है तो फिर अपन अप्रोक्सीमेशन ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर अप्रोक्सीमेट कर दिया तो हो सकता है कि आपका आंसर गड़बड़ हो जाए। इसलिए कोशिश करिए कि जितना कम अप्रोक्सीमेशन आप कर सके उतना करिए।
अब यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे ये 14.24 है, इसको मैं 14 मान लेता हूं, 2.6 को 2.6 ही रहने देता हूं, ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करूंगा। तो ये सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया 2.6 प्लस 14.24 दैट इज 18 नहीं 16.84 है ना, ठीक है। फिर प्लस में, तो ये देखिए 26 इंटू 14 अपन करें तो कितना हो जाता है, 26 का 4 बार में 104, 10 कैरी चला गया, 26 एकम 26 और 10 36, तो ये आ जाएगा 36.4 और डिवाइड बाय 100 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 0.364। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ये 4 को तो मैं हटा ही देता हूं, 2 डिजिट में ही रहने देता हूं, 4 और 6 10 की 0, एक कैरी चला गया, 8 और 3 11, 11 और 1 12 की 2, एक कैरी चला गया, तो ये आ गया अपने पास 17.20%। इसका मतलब ओवरऑल जो है वो 17.2% इंक्रीज हुआ है। प्लस साइन आने का मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, और कितने का, 17.2%। तो अपन से यही पूछ रहा है कि नेट चेंज कितना आया, तो कितना आया 17.2% का, लेकिन अपन से जो है रुपीज में पूछ रहा है, तो 500 पर 17.2% का नेट चेंज है, तो 17.2% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 पंजे हो गया आपके पास 85 और 5 दूनी 10 मतलब 1, तो ये आ गया 86। तो 86 के हिसाब से यहां पर आप ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर अपन ने बहुत कम अप्रोक्सीमेट किया, ज्यादा अप्रोक्सीमेट करते तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता था। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर आप देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, यूनिट डिजिट अपन को 5 दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 से डिवाइड होगा, और 5 अपने ऑप्शन में भी है। अगर 5 ऑप्शन में है तो अब बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं हो सकते। ये वाला ऑप्शन जब आपका सही हो गया तो ऑब्वियस है कि इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डेविड गेट्स ए 5% इंक्रीज इन द सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 25% इंक्रीज इन द सेकंड ईयर, एंड विद दैट हिज प्रेजेंट सेल इज 1,68,000, व्हाट वाज हिज सेल 2 ईयर्स एगो। तो देखिए बोला जा रहा है कि डेविड को 5% का इंक्रीज हुआ पहले साल पे, और दूसरे साल पे 25% का इंक्रीज हुआ। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ ये निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। देखिए x1 और x2 जब आप डालेंगे तो दोनों में इंक्रीज है, इसका मतलब दोनों ही प्लस साइन के साथ आएंगे, तो 5 प्लस 25 प्लस 5 इंटू 25 बटा 100, तो ये हो जाएगा अपना 25 पंजे 125 बटा 100 मतलब 1.25, तो ये आ गया अपने पास 31.25। तो ओवरऑल जो है वो 31.25% का इंक्रीज हुआ। अपन से 2 साल पहले की सेल पूछ रहा है, तो उसको मैं x मान लेता हूं, x पे 31.25% का इंक्रीज हुआ। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, उस पर अगर आप 31.25% का इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 131.25। तो 131.25%, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे दी, 1,68,000। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिए अपन सोल्व करते हैं, तो 25 से कट जाएगा, ये 25 से मैं इसको अगर कैंसिल आउट करूंगा तो देखिए 25 का 5 बार में 125, ये अपने पास बन गया 62, 25 दूनी 50, और फिर 25 का 5 बार में 125, और 25 से ये 4 बार में, फिर 25 से और वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 दूनी 50, 0.2 आएगा है ना, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 से अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 168 इंटू 1000, तो 168 तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और ये जो बाकी 1000 है उसको मैं 25 से काट देता हूं, तो 25 से 1000 कितने बार में कटता है अपने पास, 40 बार में कटता है, ठीक है। ये पॉइंट हटा के इधर में मैंने 2 जीरो लगा दिया, 21 से ये 8 बार में कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 8 इंटू 4000 इंटू 4, तो देखिए 8 चौको 32, और 32 का 4 बार में हो जाता है अपने पास 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 जीरो, मतलब 1,28,000, ऑप्शन नंबर डी। इफ 128 रेशियो y डबल रेशियो y रेशियो 8, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर अपन जानते हैं कि इनको लिख सकते हैं अपन 128 बटा y इक्वल टू y बटा 8, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 8 इंटू 128, तो 128 होता है आपके पास 4 इंटू 32, तो ये 8 चौकू हो गया 32, और ये 32, तो 32 का स्क्वायर बन गया, तो मैं बोल सकता हूं y कितना आ जाएगा, 32 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। ए मैन हैज इन्वेस्टेड 54,500 एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव आफ्टर 2 years। देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी है कि जो कि 54,500 रुपए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो 2 साल के बाद उसको
कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 2 साल में उसको टोटल कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, 12 दूनी 24% का। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं अपन 100%, उस पर 24% का मिल गया अपन को इंटरेस्ट। तो 100 प्लस 24 मतलब 124%। जो टोटल वैल्यू उसको मिलेगी वो मिलेगी 124%। कितने की, 54,500 की, क्योंकि 54,500 उसने इन्वेस्ट किया था। तो इसका 124%। देखिए ये 2 जीरो तो आपका पास कैंसिल आउट हो गया। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से कर लीजिए, यूनिट डिजिट तो यहां पर काम नहीं आ पाएगी। तो अपन क्या करते हैं, डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब हो गया 1 प्लस 4 5। तो जो इसका डिजिटल सम है वो आपके पास आ जाएगा 5 के बराबर। और इसका अगर आप देखेंगे तो 1 और 4 6, 6 और 2 8, सॉरी 1 और 4 5, 5 और 2 7, है ना 7। तो 7 पंजे 35 हो गया, और 35 का मतलब 5 प्लस 3 8। तो डिजिटल सम जो है वो 8 आएगा। अब यहां पर देखिए मैं बोल सकता हूं कि बी और डी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 545 इंटू 124 है। 500 इंटू 100 भी अगर मैं करूंगा तो 50,000 बन जाता है। तो ये तो उससे ऊपर ही आएगा। तो बी और डी को तो चेक करने की वैसे ही जरूरत नहीं है। ए और सी को चेक कर लेते हैं। ए की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 19 और 8 27, 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है। दैट मीन्स की डिजिटल सम यहां पे आ जाएगा 0। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये वैसे एक ही कम है, बाकी सारे डिजिट सेम है। 8 की जगह 7 है, तो ये 9 माइनस 1 8 आ जाएगा अपने पास डिजिटल सम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। 6 और 7 13, 13 और 5 17, 17 प्लस 8 तो कितना हो गया अपने पास, 26 हो गया। 26 मतलब 2 प्लस 6 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। A man buys 9 identical articles for a total of rupees 18. If he sells each of them for rupees 2.9, his profit percentage will be. तो देखिए 9 आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदे 18 रुपए में। तो मैं अगर बात करूं कॉस्ट प्राइस की, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 18 बटा 9। 9 आर्टिकल की 18 रुपए, तो 18 बटा 9 मतलब 2 रुपए। और एक आर्टिकल को 2.9 में बेचा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 0.9 रुपए का फायदा है। कितने पे, 2 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 45%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ए पर्सन बोरोज 63,500 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 5,800 एज पार्ट पेमेंट। हाउ मच डज ही स्टिल ओव आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी है जिसने 63,500 रुपए उधार लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली पे। अब हर साल ये 5,800 रुपए पे करता है, और इस तरीके से इसने 2 इंस्टॉलमेंट अभी तक पे कर दी। तो 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब कितने रुपए और बचे देना, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर किस तरीके से इंस्टॉलमेंट काम करता है इसको समझिए। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है, जैसे कि ये जो 63,500 रुपए उसने उधार लिए, तो इस पे पहले साल 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 10%। दैट मीन्स की टोटल वैल्यू बन जाएगी 110%। तो पहले साल के अंत में जो पैसा मुझे चुकाना होगा वो क्या होगा, वो होगा 63,500 का 110%। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 0। और देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका भी होता है, यहां पर आप डिजिट्स को ऐड करते जाइए। सबसे पहले ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 और 3 8, फिर 6 और 3 9, और आखिरी में ये 6। तो ये अपने पास बन गया 59,850। मतलब पहले साल के अंत में जो उसको पैसा देना होगा वो देना होगा 59,850। अब अगर वो इस पैसे को आगे रखता है तो फिर इस पे और इंटरेस्ट जुड़ेगा। लेकिन यहां पर जो उसने 5,800 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी, तो पहले साल के अंत पे उसने 5,800 की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो 5,800 रुपए उसके कम हो जाएंगे। तो जो वैल्यू आ जाएगी बन जाएगी 0 5, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 64,050। दैट मीन्स कि अब एक साल के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो केवल 64,050 पे लगेगा, वो पूरे 59,850 पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट के रूप में 5,800 रुपए दे दिए। इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट काम करता है। अगर पूरे पे ही इंटरेस्ट लगे तो फिर क्या मतलब हुआ 5,800 देने का, फिर तो मैं एक बार में ही दूंगा ना पैसा। इंस्टॉलमेंट का मतलब ही ये हुआ कि मैं अपने इंटरेस्टेड वैल्यू को कम करता जा रहा हूं। तो कम करके मैंने कितनी कर दी, 64,050 कर दी। अब इस पे फिर से एक साल के लिए इंटरेस्ट लगा 10%, मतलब फिर से 110% वैल्यू बनी। इसका अगर आप 110% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने बताया ही, 5 को तो ऐसे लिख दो, फिर 0 5 5, 4 और 0 4, 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी चला गया, और 6 में 1 जुड़ जाएगा 7,
70,455 रुपए। अब 70,455 में फिर से दूसरे साल के अंत पे उसने 5,800 रुपए दे दिए। तो 5 5 14 में से 8 गया 12, 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 5 गया 4 और ये 6। दैट मीन्स कि अब उसको 64,655 रुपए देने। अब आगे के लिए फिर से 64,655 रुपए पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता जाएगा और जितना पैसा वो देता जाएगा उतना पैसा उसका कम होता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो उसको पैसा देना है वो कितना देना है, वो देना है 64,655, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी जितना पैसा उसने उधार लिया था उससे ज्यादा ही उसको देना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर यहां पर चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए बी एंड सी इज 283 ईयर्स 17 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 10 8 11 व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो देखिए ये जो रेशियो अपन को दे रखा है ये 17 साल पहले का दे रखा है। तो 17 साल पहले की अगर मेरे को एज माननी है तो मैं मान सकता हूं 10x 8x और 11x, ये हो गई इनकी 17 साल पहले की एज। अगर आज की एज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 17 साल जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी मैंने 17 जोड़ा तो ये ए की बन गई, इसमें 17 जोड़ा तो ये बी की एज बन गई और इसमें 17 जोड़ा तो ये सी की बन गई। और आज की एज का जो सम है वो दे रखा है 283, तो इन सब का सम हो जाएगा 283। तो देखिए 10 और 8 19, 19 और 11 सॉरी 10 और 8 18, 18 और 11 29 और 17 3 51, तो ये आ जाएगा 283 माइनस 51। 3 में से 1 गया 2, 28 में 5 गया 23। देखिए 29 का 8 बार में आपका चला जाता है तो x इक्वल टू आ गया 8। यहां पर अपन से पूछ रहा है सी की प्रेजेंट एज, तो जो सी की 17 साल पुरानी एज है वो हो जाएगी 11x और प्रेजेंट एज अगर मुझे निकालनी है तो प्लस 17 करना पड़ेगा। x 8 है तो 11 इंटू 8 प्लस 17, 11 88, 88 प्लस 17 105। तो जो सी की प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 105 ईयर। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो पावर में माइनस साइन है इसको हटाते हैं क्योंकि ये मेनली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो पहला वाला तो ऐसे रह जाएगा 27/216 की पावर 2/3। फिर यहां पर पावर में माइनस साइन हटाने के लिए अपन को जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो ये 512/729 जो है इसका रेसिप्रोकल होकर ये हो जाएगा 729/512। पावर का रेसिप्रोकल नहीं होता, पावर सेम रहती है तो बस माइनस साइन हट जाएगा, बाकी 2/3 ही रहेगा। यहां पर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के लिए अपन जानते हैं कि पीछे वाले नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होके ये अपने पास बन जाएगा 7/2 की पावर -2। लेकिन जब मैं माइनस साइन हटाऊंगा तो फिर से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/7 की पावर 2। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि डेन्यूमिनेटर में अपने पास कहीं भी 5 नहीं है। तो अगर डेन्यूमिनेटर में कहीं भी 5 नहीं है तो ऑब्वियस है कि आंसर में भी 5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो इसमें डेन्यूमिनेटर 5 का मल्टीपल है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 ऑप्शन अपने पास बच गए, ए बी और सी। अगर मैं देखूंगा तो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 729 जो है वो 3 की पावर 6 होता है। दैट मीन्स कि जो आंसर होगा वो ऑब्वियस है कि 3 की पावर में ही होगा और 3 की पावर में केवल एकमात्र ऑप्शन अपन को दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है। ए और बी ये तो 3 की पावर में छोड़ो, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते। अब अगर इसको मेरे को पूरा करना है तो चलिए कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए 27/216 आप चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 27 का ये 8 बार में चला जाता है और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, तो ये बन गया 1/2 की पावर क्यूब का होल पावर 2/3। तो ये जो 3 है इससे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4। फिर सेम तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 729 इसको अपन कितना बोल सकते हैं, तो ये होता है अपने पास 27 का स्क्वायर, या फिर अगर आप चाहो तो इसको 9 का क्यूब भी बोल सकते हो। तो 9 का क्यूब लिख देते हैं सो देट की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाए, डिवाइड बाय 512 अपने पास होता है 8 का क्यूब, इसकी होल पावर 2/3। तो यहां पर भी ये पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/7 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई, फिर ये 9 का स्क्वायर 81/8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर 4/7 का स्क्वायर 49। तो देखिए 4 तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में रह गया 81 और नीचे में अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3136, ऑप्शन नंबर सी। ए स्टूडेंट टेक 4 सब्जेक्ट इन ए ईयर, द वेट एंड मार्क्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इज एज बिलो,
इन द सेकेंड सेमेस्टर द स्टूडेंट स्कोर्ड 5 more marks each in math and chemistry and 5 less marks each in history and English. The weights remaining the same. What is the overall average for the year? तो देखिए यहाँ पे अपन को एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, और उनका जो वेटेज है वो भी अपन को दे रखा है। फिर बोला जा रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर में मैथ और केमिस्ट्री में 5-5 नंबर इंक्रीज हुआ, मैथ में 5 का इंक्रीज, केमिस्ट्री में 5 का इंक्रीज, और हिस्ट्री और इंग्लिश में 5-5 मार्क्स कम हो गए, हिस्ट्री में 5 मार्क्स कम और इंग्लिश में भी 5 मार्क्स कम हुए। तो अपन से पूरे साल का एवरेज पूछ रहा है। तो यहां पर आप देखिए वेट अगर अपन को दे रखा है, दैट मींस कि अपन को यहां पर वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो वेटेड एवरेज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा वेट इंटू मार्क्स डिवाइड बाय सिग्मा वेट। तो वेट इंटू मार्क्स मतलब 0.3 इंटू 85 प्लस 0.2 इंटू 90 इस तरीके से, और सिग्मा वेट मतलब इन सारे वेट का सम, ये होता है आपके पास वेटेड एवरेज। तो यहां पर अपन को दोनों सेमेस्टर का वेटेड एवरेज अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले सेमेस्टर का अपन निकालते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए अगर अपन नॉर्मल तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डेविएशन मेथड में मैं क्या करता हूं, ये जो मार्क्स अपन को दे रखे हैं इनके नजदीक में एक नंबर मान लेता हूं। तो यहां पर मैं 85 मान लेता हूं। तो 85 मैंने माना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने माना वही सही है। तो अब अपन को यहां पर देखना है कि 85 से ये कितने ज्यादा या कम है। तो ये तो 85 ही है, दैट मींस कि कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, तो 0 आ जाएगा आपके पास। 0 इंटू 0.3, 0 इंटू 0.3 दैट इज 0। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने 85 माना था, लेकिन 90 है, दैट मींस कि 5 का इंक्रीज है, और वेटेड एवरेज से अपन को मतलब वेट से अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.2 इंटू 5 दैट इज 1, तो 1 का इंक्रीज है। फिर यहां पर मैंने 85 माना था लेकिन 78 है, दैट मींस कि 7 कम है, तो -7 इंटू 0.4, तो 7 चौको 28 मतलब 2.8, तो -2.8। और यहां पर मैंने जो माना था उससे 10 ज्यादा है, तो 10 इंटू 0.1 मतलब 1, तो 1 क्या +1 डिवाइड बाय। तो यहां पर इन सारे वेट का सम, इन सब का अगर आप सम करेंगे तो 1 के बराबर है, तो डिवाइड बाय 1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 85, और 1 और 1 2, 2 माइनस 2.8 मतलब -0.8। तो जो पहला सेमेस्टर है उसका एवरेज आ जाएगा आपके पास 84.2। अब देखिए ये पहला सेमेस्टर का एवरेज आया। अब दूसरे सेमेस्टर के लिए अपन को कुछ भी नहीं करना। यहां पर अपन को बोला गया है कि हिस्ट्री और इंग्लिश इसमें तो 5-5 मार्क्स कम हुए, और मैथ और केमिस्ट्री इसमें 5-5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो 5 मार्क्स मेरे इंक्रीज करे 5 इंटू 0.3, मतलब कि ओवरऑल कितने का इंक्रीज हो गया, 1.5 का इंक्रीज हो गया। फिर यहां पर 5 मार्क्स डिक्रीज किए, 5 इंटू 0.2 मतलब कितना हो गया, -1 का डिक्रीज। यहां 5 मार्क्स इंक्रीज किए 5 इंटू 0.4 मतलब कि 2 का इंक्रीज, और -5 इंटू 0.1 मतलब -0.5 डिवाइड बाय टोटल वेट जो कि 1 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84.2। और देखिए ये तो कैंसिल आउट ही हो गया आपके पास, है ना। तो 2/1 2, मतलब ये आ गया आपके पास 86.2। इसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का है 84.2 और सेकंड सेमेस्टर का है 86.2। तो इन दोनों को अगर आप एवरेज लेंगे तो देखिए इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, 2/2 करूंगा तो 1, इसका मतलब 84.2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना, 85.2। तो जो ओवरऑल ईयर का एवरेज है वो आ जाएगा 85.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक कंपनी है जो कि ये 4 तरह के डिस्काउंट ऑफर करती, तो अपन से पूछा जा रहा है कि इन चारों का एवरेज कितना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये चारों डिस्काउंट जो है उनको अपन सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है, तो इसका तरीका होता है x1 + x2 - x1 x2 बटा 100। तो देखिए 40 + 10 -40 इंटू 10, 40 + 30 -40 इंटू 30 बटा 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 40 और 30 70, और 4 3 12, तो 70 - 12 मतलब 58। तो ओवरऑल 58% का डिस्काउंट है। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं y 5 गेट 3 फ्री, मतलब 5 खरीदने पे 3 फ्री मिले। तो देखिए फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता, असलियत में डिस्काउंट ही होता है। तो यहां पर क्या है कि 3 आइटम का डिस्काउंट दिया है, कितने पे, टोटल आइटम कितने दिए, 5 + 3 8, 8 पे 3 का डिस्काउंट दिया है, दैट मींस कि 3/8 × 100, ये हो गया अपना डिस्काउंट परसेंट। इसको अगर आप निकालेंगे तो 8 से ये 12.5 बार में चला जाता है 100, और 12.5 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो 12 3 36 है ना, 12 3 36 मतलब 37.5% का डिस्काउंट है। फिर बाय 8 गेट 5 फ्री, इसका मतलब क्या है कि 5 फ्री दिए कितने पे, 8 + 5 13 पे।
क्योंकि टोटल आइटम कितने मिले, 8 + 5 13, 13 पे 5 फ्री है, इसका मतलब कि 5 का डिस्काउंट है, तो 5/13 मल्टीप्लाई 100%। तो चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये आ गया 500/13, 500 का मतलब 13 × 39, 110, और 110 का मतलब कितना हो गया, 3 का 8 बार में 104 होता है, और फिर 6 मतलब 3 का 4 बार में 52, तो 38.4%। और इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर बाय 4 गेट 6 है, यहां पर फ्री शब्द नहीं लगाया, नहीं लगाने के पीछे वजह देखिए दोनों में अंतर है। अगर बाय 4 गेट 6 फ्री बोला जाता, इसका मतलब है कि 4 खरीदने में 6 फ्री मिल रहे हैं, मतलब टोटल आइटम 10 मिल रहे हैं जिसमें 6 फ्री है। लेकिन बोला गया बाय 4 गेट 6, इसका मतलब कि टोटल आइटम 6 मिल रहे हैं जिसमें 2 फ्री है। 4 खरीदने पे 6 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आइटम 6 मिले जिसमें से 2 फ्री मिले। तो जो अपने पास डिस्काउंट परसेंट बनेगा वो बनेगा 2/6 इंटू 100%। तो 2/6 मतलब हो गया 1/3, मतलब हो गया 33.33%। तो अब आप यहां पे देखिए इन चारों का आपको लेना है एवरेज। तो चलिए एवरेज ले लेते हैं। तो यहां पर आप डायरेक्ट सम ही कर लेते हैं, क्योंकि डेविएशन मेथड लगाने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, वैसे डिसिमल में है इसलिए डायरेक्ट सम कर लो, सबसे अच्छा वही है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3, फिर 5 4 9, 9 और 3 12 की 2, एक कैरी चला गया, तो फिर ये आ गया अपने पास 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27 की 7, 2 कैरी चला गया, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 167.23 डिवाइड बाय 4, क्योंकि टोटल 4 तरह के डिस्काउंट है। तो देखिए 4 का ये 4 बार में, 4 का 1 बार में, 32 का मतलब 4 का 8 बार में, तो 41.8, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा एवरेज डिस्काउंट परसेंट। चलिए ठीक है, फिर समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, और मैं कोशिश भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई दे सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे करिए, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।